नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपोषण। सुपोषण क्या है, इसके क्या कारण हैं और प्रभाव पर प्रकाश डालिए, साथ ही इससे निपटने के उपायों पर कभी सुझाव दीजिए। इस क्वेश्चन के हम 3 पार्ट होते हैं। पहला होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सुपोषण की परिभाषा लिखेंगे। दूसरा हमारा होगा बॉडी, जिसमें हम सुपोषण के क्या कारण हैं, क्या प्रभाव हैं और इससे निपटने के लिए जो उपाय हैं वो बताने होंगे। इसी तरह हमको हमारे आंसर को फ्रेम करना है और इसी जो डिमांड है उसी के अनुसार लिखना है। सबसे पहले हम सुपोषण की डेफिनेशन लिखेंगे। सुपोषण एक ऐसी अवस्था होती है जलीय निकाय की, जब जलीय निकाय में जो पोषक तत्व हैं उनके बढ़ने के कारण जो जलीय पादप है एकदम बढ़ जाते हैं, और जिसके कारण इन जलीय पादपों के कारण जो जलीय निकाय है उसमें जलीय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जिसको साधारण भाषा में हाइपोक्सिया कहते हैं। इसी को ही ऐसी स्थिति को ही सुपोषण कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, सुपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जल निकाय घुलित पोषक तत्वों में समृद्ध हो जाता है, अर्थात जो पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रेट्स, फास्फेट की मात्रा जलीय निकाय में ज़्यादा हो जाती है, जो जलीय पादपों में वृद्धि को उद्दीपित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल में इससे क्या होता है, शैवाल प्रस्फुटन हो जाता है, जिसके कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इस स्थिति को कहते हैं हाइपोक्सिया। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, जो कि 20 से 25 शब्दों में होता है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, इसके क्या कारण हैं। निम्नलिखित कारक कौन कौन से हैं। देखो, पोषक तत्व कैसे आएंगे, या तो उर्वरक के माध्यम से जो हमारे कृषि क्षेत्र में प्रभावित करते हैं, कृषि क्षेत्र से निकलते हैं और जल के माध्यम से भूमि में चले जाते हैं या जलीय निकाय में चले जाते हैं। दूसरा हमारा कारण होगा, पहला है उर्वरक निक्षालन या अपवाह, जैसे कृषि क्षेत्र और घास के मैदानों से निकलने वाले पोषक तत्वों का जलीय निकाय में मिल जाना। और दूसरा हमारा कारण है जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं उनसे औद्योगिक अपशिष्ट हैं उसका बिना उपचारित किए ही जल में प्रवाहित कर देने से जलीय निकाय में पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। तीसरा कारण है पशु आहार संचालन, अर्थात ये क्या होते हैं, जो पशु आहार संचालन होते हैं ये उच्च मात्रा में पोषक तत्व युक्त होते हैं, और इन्हीं पोषक तत्व युक्त होने के कारण इनके पशु आहार, मल और अन्य अपशिष्टों में जब जल निकाय में प्रवाहित होते हैं तो इससे जल में पोषक तत्वों की वृद्धि होने के कारण उसमें शैवाल प्रस्फुटन होता है, और शैवाल प्रस्फुटन होने के कारण उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है जलीय कृषि। जलीय कृषि क्या होती है, जल में जीवों की उत्पत्ति करना, जैसे झींगा की खेती, मछली पालन, वनस्पति उत्पादन। इससे क्या होता है, जल में उर्वरकता बढ़ जाती है, और उर्वरकता बढ़ने के कारण उसमें क्या होता है, हमारे जो शैवाल है प्रस्फुटन होता है, जलीय पादप की उत्पत्ति होती है, और जो हमारे ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। हमारा नेक्स्ट बॉडी का नेक्स्ट पार्ट है सुपोषण के क्या प्रभाव हैं। सुपोषण के क्या प्रभाव हैं, इससे क्या होता है, जल की गुणवत्ता में गिरावट आती है। कारण क्या है, जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कमज़ोर हो जाती है या जो शैवाल प्रस्फुटन होता है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण वो अंदर ही सड़ने लग जाते हैं, जिससे जल विषैला गंधयुक्त हो जाता है और जल की शुद्धता में कमी आती है, गुणवत्ता खराब होती है और उपयोग के लिए असुरक्षित हो जाता है। दूसरा हमारा है जैव विविधता की कमी। शैवाल प्रस्फुटन जल में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को सीमित करता है, क्योंकि मान के चलो ये जल है और इसके ऊपर क्या हो गया, ये शैवाल की हो गई, शैवाल उत्पन्न हो गए, तो जो किरणें आती है सूर्य से वो अंदर तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण क्या होता है, समुद्र में जो जीव जंतु है वो मरने लग जाते हैं और नई प्रजातियों का आक्रमण होता है। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, जो नई प्रजाति हैं जिसको हम इन्वेसिव स्पीसीज भी कह सकते हैं, उनकी उत्पन्न होने के कारण जो जैव विविधता है उसको खतरा होने लग जाता है। हमारा जल निकाय को अक्स्थि, जब जब जलीय जब जलीय निकाय में ज़्यादा शैवाल की मात्रा उत्पन्न हो जाती है तो इससे क्या होता है, जो जलीय निकाय है सड़ने गलने के कारण, अवशेषों के कारण जलीय निकाय भरने लग जाते हैं, और इससे क्या होता है, जलीय निकाय की ख़त्म होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, महासागरीय अम्लीकरण। इससे क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, यह जल के साथ क्रिया करके एक कार्बोक्सिक अम्ल बनाता है, और जिससे जलीय अम्लीकरण में वृद्धि होती है।
हमारा बॉडी का नेक्स्ट पार्ट है सुपोषण के उपाय। जो सुपोषण की स्थिति होती है उसके उपाय क्या होंगे। जल में स्वाल प्रस्फुटन को रोकने के लिए जल में जो अपशिष्ट पदार्थों के जो जैसे सड़ने गलने के कारण जो अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है उसको रोकने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जो हमारे पास कारण है इसके उसी में सुधार करना आवश्यक है। जिस प्रकार जल की गुणवत्ता विशेष रूप से पोषक तत्वों संरचना का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन करना चाहिए, अर्थात जो जलीय निकाय है उसका समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरी बात, जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं उनको उपचारित करने के बाद ही प्रवाहित करना चाहिए। तीसरी बात, खेतों में जो पोषक तत्व युक्त जो उर्वरक वगैरह का प्रयोग भी नियमित और नियंत्रित होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार ही उसको यूज में लाना चाहिए। नेक्स्ट, इनके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए जो सब्सिडी है शुल्क है इनको भी विनियमित करना चाहिए। इसी तरह हम कह सकते हैं लोगों में जागरूकता लाकर भी हम जलीय निकायों में सुपोषण की स्थिति को रोक सकते हैं। अगर हम निष्कर्ष लिखें 2-3 शब्दों में, सुपोषण सामान्यतः हमारी जैव विविधता के लिए हानिकारक है। इसको नियंत्रित करने के लिए हमको उपचारित सीवेज प्रवाहित करने अपशिष्टों को प्रवाहित करने से पहले उनको उपचारित करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परितंत्र स्थिरता क्या है। परितंत्र स्थिरता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए कि जैव विविधता परितंत्र की स्थिरता को कैसे बढ़ाती है। What do you understand by ecosystem stability? Explain how biodiversity increase the stability of the ecosystem. इसमें क्वेश्चन में क्या दो हिस्से बनते हैं। परितंत्र स्थिरता क्या है, पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं कि परितंत्र स्थिरता क्या होती है। अगर हमारा बॉडी का देखें क्या लिखेंगे, इसमें है जैव विविधता का परितंत्र की स्थिरता को कैसे बढ़ाती है, ये हमारी बॉडी बनेगी। और इसके बाद हम कंक्लूजन में लिखेंगे परितंत्र स्थिरता को बनाए रखना क्यों आवश्यक है। देखो, अगर हमने इसके बारे में बता दिया, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, 20 से 25 वर्ड और जो बाकी 100 या 120 वर्ड बॉडी में होंगे। और जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें कुछ रिपोर्ट, आंकड़े, फैक्ट हम डाल सकते हैं, समिति की रिपोर्ट डाल सकते हैं या संविधान को ले सकते हैं, जिससे हमारा इंट्रोडक्शन दमदार बने। और परितंत्र स्थिरता क्या होता है, देखो परितंत्र क्या होता है, हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, जो जैव विविधता है, जो निकाय हैं, जलीय, वायुमंडलीय, वो एक परितंत्र है। स्थिरता का मतलब उसको ज्यों का तो सस्टेनेबल बनाए रखना, सतत उत्पादित बनाए रखना, वो परितंत्र स्थिरता है। चाहे कोई आपदा आए, चाहे कोई विपत्ति आए, चाहे प्राकृतिक कारणों से आए, चाहे मानव निर्मित कारणों से आए, लेकिन जो परितंत्र है वो अपने वास्तविक स्वरूप को बनाए रख सके, उसको कहते हैं सामान्य भाषा में परितंत्र स्थिरता। अगर हम थ्योरेटिकल देखें क्या भाषा है, परितंत्र स्थिरता क्या होता है, सतत उत्पादकता को बनाए रखने के लिए और जो आकस्मिक बाधा आती है, चाहे वो प्राकृतिक बाधा है और चाहे मानव निर्मित हो, उनके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करने या संवेदनशील उत्पन्न करने की प्राकृतिक प्रणाली की क्षमता क्या होती है, परितंत्र स्थिरता होती है। उदाहरण के लिए क्या कहा इन्होंने, उदाहरण के लिए विदेशी प्रजातियों के आक्रमण का प्रतिरोध करना। अगर परितंत्र में स्थिरता नहीं है तो जो विदेशी इन्वेसिव स्पीशीज हैं वो आकर जैव विविधता को नुकसान करेंगी, परितंत्र को नष्ट कर देंगी। परितंत्र की स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारकों में जैव विविधता सबसे इम्पोर्टेंट कारक है। अगर जैव विविधता बनी रहती है तो परितंत्र स्थिरता बनी रहती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसका कारण क्या है, लेकिन इससे पहले हम पढ़ लेते हैं। जैव विविधता परितंत्र की स्थिरता को बढ़ाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ ऐसे बायोम और परितंत्र हैं जो कम जैव विविधता होने पर भी स्वस्थ हैं, जैसे टुंड्रा और मरुस्थलीय बायोम। हालांकि निम्नलिखित कारणों से जैव विविधता परितंत्र को निम्नलिखित प्रकार से स्थिरता और स्वास्थ्य प्रदान करता है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कारण क्या है, नंबर 1 कार्यात्मक विविधता को बढ़ाती है, कार्यात्मक विविधता को बढ़ाती है। जैव विविधता परितंत्र में पारिस्थितिक निश्चय को बढ़ावा देती है। ये पारिस्थितिक निश्चय क्या होता है, ये परितंत्र में ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जैव विविधता अपने जीवन निर्वाह के लिए आहार और परिस्थितियाँ
प्राप्त करती है उसको कहते हैं पारिस्थितिक नीचे यानी इकोलॉजिकल नीचे, जो संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करती है। जो पारितंत्र नीचे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो जैव विविधता है वो संसाधनों का कुशल उपयोग कर सकता है और अधिक से अधिक उत्पादन करता है और सतत उत्पादकता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, बढ़ी हुई सहजीविता। अगर जैव विविधता होती है तो इससे क्या होता है, प्रजातियों के बीच में अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया तो होने के कारण क्या होता है, परितंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये जो अन्य क्रिया होती है वो पारस्परिक रूप से सहायक होती हैं। अन्य प्रजातियों को अतिवृद्धि करने और आक्रामक प्रजाति बनने से रोकती है। मतलब जो इस क्रिया होती है आपस में, जो जैव विविधता से संबंधित जो प्रजातियां हैं, इससे क्या होता है, इन्वेसिव स्पीशीज बढ़ने से रुक जाती है। नेक्स्ट हमारा परितंत्र की स्थिरता को सुनिश्चित करना। जो जैव विविधता है परितंत्र की स्थिरता को सुनिश्चित किस प्रकार करती है। जैव विविधता किसी तंत्र के भीतर ऐसे अनेक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है जिसके माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है। इससे किसी भी जीव की मृत्यु खाद्य संसाधनों के अभाव के कारण नहीं होती। इसलिए यह परितंत्र को बाधाओं से उभरने और अपनी बाधाओं से पूर्व की अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्या है, ये हमने पढ़ भी लिया कि जैव विविधता ज़्यादा होगी, आपस में अंतःक्रिया ज़्यादा होगी, अंतःक्रिया ज़्यादा होगी तो सहयोग बढ़ेगा, सहयोग बढ़ने के कारण जो इन्वेसिव स्पीसीज है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा और जिससे हमारी जैव विविधता सुरक्षित रहेगी। जैव विविधता सुरक्षित रहेगी तो उत्पादकता सतत उत्पादकता बनी रहेगी और सतत उत्पादकता बनी रहने के कारण परितंत्र में स्थिरता आएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि पर रोक होना। जैव विविध प्रजातियों में विविधता जनसंख्या को नियंत्रित करने में मदद करती है। किसी परितंत्र में विविधता होने पर यहाँ वहाँ पोषण के भी विभिन्न तरीके होंगे। इससे एक बंद खाद्य श्रृंखला बनेगी जो जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करेगी। अगर हम निष्कर्ष निकालें, जैव विविधता परितंत्र के साथ साथ मनुष्य जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए इसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक रणनीति होनी चाहिए। अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस कारण से संकट आपदा बन जाती है। संकट, वट काज ए हैजार्ड टू बिकम डिजास्टर। एक संकट होता है, संकट क्या होता है, बारिश होना भी संकट हो सकता है, भूकंप आना भी एक संकट हो सकता है और चक्रवात आना भी एक संकट हो सकता है, ज्वालामुखी होना एक संकट हो सकता है। वो डिजास्टर कैसे बनेगा, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, सभी आपदाएं संकट है लेकिन सभी संकट आपदाएं नहीं है। अगर संकट चक्रवात है वो उसको आपदा तब तक नहीं कह सकते जब तक वो अधिकतम लोगों का नुकसान नहीं करती, अब अधिकतम लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन हम संकट को आपदा किस कारण बन सकती है उसके बारे में चर्चा करें, उदाहरण सहित एक्सप्लेन करना है। साथ ही संकट को आपदा में परिवर्तित होने से रोकने के सुझाव आपको बताने हैं। देखो संकट क्या है, संकट एक मानव या प्राकृतिक रूप से निर्मित स्थिति है जिसमें जीवन को क्षति पहुंचाने, पर्यावरण को आघात करने की क्षमता होती है। सामान्य संकट क्या है, जो व्यक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो। लेकिन जब यही संकट किसी समुदाय को गंभीर रूप से, यहाँ से बताया गया गंभीर रूप से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसान पहुंचाते हुए एक आपदा रूप बन जाती है। इसमें कहा कि किसी संकट को आपदा बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं, जब इससे क्या होता है, अत्यधिक आकृष्टि होती है, आपदा जोखिम कितना है, आपदा जोखिम कितनी है, सुविधता कितनी है, अक्षमता की कमी कितनी है। देखो आपदा जोखिम क्या होता है, संकट में स्थिति के संपर्क में आने के कारण अक्षति होने की संभावना संकट की प्रकृति के साथ साथ भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। कैसे, अगर आप हिमालय पे घर बना रहे हो, हिमालय पर होटल बना रखा है, हिमालय पर कोई पर्यटन केंद्र बना रखा है, तो उससे ज़्यादा अगर भूकंप आता है तो ज़्यादा अधिकतम लोगों का अधिकतम नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर आप भूकंप, चक्रवात रेगिस्तान में आता है या कहीं मरुस्थल में आता है या कहीं एकांत मैदान में खाली पड़े रेगिस्तान में आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जोखिम का खतरा बहुत कम होता है। सुभेद्यता, यह भी सीमा है कि जहाँ किसी एक समुदाय, संरचना, सेवा की उनकी प्रकृति, निर्माण संकट में कितना सुभेद्य है। अगर आप जापान का उदाहरण लें तो जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं लेकिन वहाँ सुभेद्यता नहीं बहुत कम है। कारण वहाँ पर जो संरचना इस तरह से बनाई हुई है, जागरूकता इस तरह से है कि वहाँ सुभेद्यता बहुत कम है। अक्षमता की कमी, अगर समुदाय में या भौगोलिक क्षेत्र में जो अक्षमता निर्माण है वो कम है तो उससे भी आपदा का, संकट का आपदा होने का ज़्यादा चांस रहता है। अगर हम जोखिम देखें तो हमने उदाहरण भी देख लिए
अगर रेगिस्तान में कोई संकट आता है, चक्रवात आती है या भूकंप आते, इससे बहुत कम लोगों को नुकसान होता है, तो उसको हम आपदा नहीं कह सकते, संकट कह सकते हैं। अगर यही भूकंप भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जैसे दिल्ली में आता है तो उससे हम एक आपदा रूप धारण कर लेती है। इस आपदा को रोकने के लिए कोई उपाय क्या है? आपदा को रोकने के लिए उपाय हैं व्यापक जोखिम का मूल्यांकन करना। कितना जोखिम का मूल्यांकन मतलब आने से पहले, आने के दौरान और आने के बाद उसका मूल्यांकन करना, मानचित्रण करना और डेटा को कलेक्ट करना ताकि भविष्य में उस हानि को होने से रोका जाए। उपायों को अपनाने के लिए क्या होता है? इससे एक समन्वित तैयारी करना, पहले ही जागरूकता अभियान चलाना, जो कमज़ोर संरचना है उसको मजबूत करना और प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रयास करना। और दूसरी बात क्या है? जो विभाग है, मंत्रालय है या NGO है, सोसाइटी है, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, लोगों को जागरूकता करना। और इसी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम सहयोग पैदा कर सकते हैं। जिस प्रकार नेपाल से, चीन से हम समझौता करके बाढ़ को कम कर सकते हैं और सुरक्षा जाल को बढ़ावा देना। और आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि संकट को आपदा बनाने से रोकने के लिए सरकारी प्रयास के साथ साथ जन भागीदारी बहुत, सामुदायिक भागीदारी, सामुदायिक भागीदारी और सिविल सोसाइटी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र से ESZ, इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन, ऐसा क्षेत्र जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है। व्हाट आर इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन? उनके महत्व क्या है और उससे संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं? पहले तो हमको बताना इंट्रोडक्शन में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र के क्या महत्व है और इस क्षेत्र से संबंधित क्या चुनौतियाँ हैं। अगर हम सामान्यतः चलें तो क्या कहते हैं? पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र या पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र किसको कहा जाता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के अधिसूचित क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनको सेंसिटिव जोन कहा जा सकता है। जैसे ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसके 10 किलोमीटर के एरिया में 10 किलोमीटर क्या है, ये ESZ बनाया जाता है, ESZ, ताकि इस जो राष्ट्रीय उद्यान में जैव विविधता है, जलीय जो जंगली जीव हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। इसको किस मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। किस अधिनियम द्वारा संरक्षित होते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा। अब समझ में आ गया? अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है या कोई सुरक्षित क्षेत्र है, उनके आसपास, ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसके आसपास 10 किलोमीटर का एरिया क्या है, ESZ। ये क्या कर रहा है? पारिस्थितिक तंत्र में इसके महत्व को बताना है। जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, एक तो आघात अवशोषक का काम करता है। मतलब अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ बाघ है, बाघ राष्ट्रीय उद्यान है, इसके चारों 10 किलोमीटर तक एक इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन बना दिया, तो क्या होगा? जो मानव समुदाय है या जंगली जीव है, उनके बीच में प्रत्यक्ष संपर्क न होने के कारण एक बफर जोन का कार्य करता है। ये बफर जोन, जिस प्रकार भारत की सीमा के साथ जो तिब्बत का क्षेत्र, ये भी बफर जोन का कार्य करता है। इसी प्रकार क्या है, ये भी इकोनॉमिक सेंसिटिव बफर जोन का कार्य करता है और आघात को कम करने में मदद करता है। अगर हम पढ़े तो आघात अवशोषक के रूप में संरक्षित क्षेत्र संरक्षण के कोर बफर मॉडल पर आघात कोर होते हैं। कोर क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान होने का विधिक दर्जा प्राप्त है, जबकि बफर क्षेत्रों को कोई विधिक दर्जा प्राप्त नहीं है। यह आरक्षित वन्यजीव अभयारण्य, बाघ आरक्षित क्षेत्रों को हो सकता है। इस प्रकार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र उच्च संरक्षण वाले क्षेत्रों से कम संरक्षण रखने वाले क्षेत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। विकासात्मक गतिविधियों के हानिकारक प्रभाव को कम करता है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में कुछ गतिविधियां जैसे खनन कार्य, वाहनों की आवाजाही, सड़कों के निर्माण की अनुमति होती है, किंतु ये विनियमित होते हैं। इसलिए इस प्रकार के संक्रमण क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों के आसपास विकासात्मक गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करते हैं। अगर ये इसी से रोड निकालते हैं तो इससे क्या होगा? जो जंगली जैव विविधता है उसको नुकसान होगा। लेकिन अगर संरक्षित क्षेत्र है, यहाँ विकास कार्य करते हैं, कुछ निर्माण करते हैं, कुछ औद्योगिक इंडस्ट्री लगाते हैं, कुछ भी औद्योगिक क्रिया या आर्थिक क्रिया शुरू करते हैं, इससे क्या होता है? ये क्षेत्रीय बचाव होगा और आर्थिक विकास भी होगा। जैव विविधता का संरक्षण होता है, हमको पढ़ लिया, क्योंकि इससे मानव जो पशु संघर्ष वो कम होता है, पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र वनस्पति जीवों के सवस्थानीय संरक्षण में सहायता करते हैं। एक होता है सवस्थानीय, सवस्थानीय, एक होता है प्रस्थानीय। सवस्थानीय मतलब जहाँ जीव है वहीं पर उसी का संरक्षण करना, जिस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान, बाघ राष्ट्रीय उद्यान हो गया। लेकिन कुछ जैसे सीमर बैंक हो गए, बीज बैंक हो गए, या अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर किसी भी जीव को सुरक्षित करने के लिए अन्य स्थान पर प्रिजर्वेशन करके सुरक्षित रखते हैं, उसको प्रस्थानीय कहते हैं। और इससे बॉटम अप दृष्टिकोण का मतलब है, बॉटम अप दृष्टिकोण विकसित होगा। इस बॉटम अप दृष्टिकोण क्या होता है, सभी हितधारकों की, जैसे राज्य हो, स्थानीय निकाय हो, एनजीओ हो, सिविल सोसाइटी, उनकी भागीदारी बढ़ेगी और इससे क्या होता है, जो सुरक्षित क्षेत्र है राष्ट्रीय उद्यान, उनको संरक्षण मिलता है। चुनौतियाँ क्या है पारिस्थितिक इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन को सुरक्षित रखने के लिए? संबंध चुनौतियाँ क्या हैं? पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान सबसे बड़ी चुनौती है। वर्ष 2011 के दिशा निर्देश के अनुसार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव राज्य द्वारा तैयार किए जाने चाहिए। हालांकि ESZ को अंतिम रूप देने से में हिचकते हैं। राज्य क्यों हिचकते हैं? क्योंकि इससे उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। अगर राज्य किसी भी राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 10 किलोमीटर तक ESZ घोषित करने की सिफारिश करते हैं तो इस क्षेत्र में विकास बाधित होगा, निवेश कम होगा, वित्त कम उपलब्ध होगा। सुरक्षित क्षेत्रों के पास खनिज संसाधनों की उपस्थिति ESZ की पहचान को बाधित करती है। अगर इस क्षेत्र में खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में है तो राज्य सरकार कभी नहीं चाहेगी इसको ESZ घोषित करे, क्योंकि इनसे खनन क्रिया आदि पर नियंत्रित और हो जाता है सरकार का। वरिष्ठ जनसंख्या क्षेत्रों वाले शहरी क्षेत्रों के आसपास संरक्षित क्षेत्रों जैसे चेन्नई में गुइंड राष्ट्रीय उद्यान, अगर परी में क्वेश्चन आता है गुइंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुइंड, ये चेन्नई में, तमिलनाडु में, याद रखना तमिलनाडु TN। राष्ट्रीय उद्यान के लिए ESZ प्रासंगिक हो देते हैं क्योंकि